नमस्ते डॉक्टर सुशील दाहिमा जी। नमस्कार। मित्रों, आइए आज आपको राउरकेला के हिंदी के साहित्यकार से मिलवाऊं। और जो सिर्फ साहित्यकार ही नहीं हैं, इन्होंने उड़िया भाषा की भी बहुत सेवा की है। सन 71 में इन्होंने अनुवाद कार्य किया था। उड़ीसा के बड़े बड़े कहानीकारों की लघु कथाओं का अनुवाद किया था, जिसमें कि धर्मयुग में प्रभाकर माचवी जी ने जिसकी बहुत ही प्रशंसा की थी। और सबसे बड़ी बात कही जाए तो ये उड़ीसा में हिंदी पत्रकारिता के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं। और हिंदी पत्रकारिता के जनक यदि हम कहें तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज बहुत बड़ी बात है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से हम मिल रहे हैं और आपको भी मिलवा रहे हैं। तो और सिर्फ अपने यहाँ उड़ीसा में ही नहीं, देश के अनेक शहरों में ने इन्हें इनके कार्यों के लिए, साहित्यिक कार्यों के लिए पुरस्कृत और सम्मानित किया है, जिसमें वर्धा है, राष्ट्रभाषा रत्न उपाधि, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग है जिन्होंने इन्हें सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया। इसके अलावा गांधीनगर हिंदी विद्यापीठ, गांधीनगर, भागलपुर और देहरादून हुआ, रायपुर हुआ, पंजाब कला साहित्य अकादमी है, जालंधर, हाँ, महाराष्ट्र है, गोरखपुर, हरियाणा, कहाँ कहाँ, मतलब देश के अनेकों हिस्सों में इनके साहित्य को बहुत ही सम्मान प्रदान किया गया है। तो आज बड़ा ही अच्छा दिन है कि हमें इनसे मिलने का अवसर मिला और आप भी मिलेंगे अभी। तो इनकी अपनी 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। कविता की, गीतों की और अनुदित भी पुस्तकें 4 प्रकाशित हैं अभी। और देश के विभिन्न बड़े बड़े पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख तो बराबर छपते ही रहे हैं। मैं दिखा दूं आपको, कुछ तो है मेरे सामने। ये इनकी कविता की पुस्तकें हैं और बिना तैयारी से मैं आई हूँ अचानक, तो ये मेरे हाथ में है। पर खैर अभी हम बात करते हैं, ये हम बाद में बात कर लेंगे। तो रहमा जी, सबसे पहले हम आपके बचपन से शुरू करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। राजगंगपुर में आपका जन्म हुआ 12 अगस्त 1945 को। और कोई बचपन की ऐसी घटना जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया हो, या जिससे आपको प्रेरणा मिली हो, या आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन आया हो और जो घटना आप भूल ना पाए हो, ऐसी कोई घटना यदि, ऐसे तो अपने बचपन की हजारों घटनाएं होती हैं हम सभी की, लेकिन फिर भी कोई घटनाएं याद रह जाती हैं, ऐसी कोई घटना हो मेरे जीवन में जी एक अभूतपूर्व घटना घटी जी। मैं 8वीं क्लास में था। इस घटना ने मेरे पूरे जीवन को सर्वांग परिवर्तित कर दिया। मेरी क्लास के अंदर में 3 लड़कियां थीं और एक लड़की उनमें से उस दिन पहली बार 2 चोटी बनाकर आई थी और फीता लटक रहा था। मतलब चुलबुले स्वभाव का, चंचल स्वभाव का रहा हूं। तो मैंने उसकी चोटी धीरे से खोली और खोल के टेबल को घुमा के बांध दी, गांठ मार दी और खड़ा हुआ और आज्ञा लेके क्लास से बाहर निकल गया। बाद में वो लड़की और इस सब कंप्लेन हो गई बहुत ज्यादा। अच्छा, कंप्लेंट हुई तो हमारे पिताजी को बुला लिया गया। अच्छा। हमारे पिताजी बड़े सिद्धांतवादी थे, आयुर्वेदाचार्य, संस्कृताचार्य, बहुत विद्वान। मैं तो उनके पैर काम उठा भी नहीं हूँ। हाँ, वो बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य, वो बहुत विद्वान थे। वो संस्कृताचार्य थे, साहित्याचार्य थे, वो बहुत विद्वान थे जी। और बहुत नैष्ठिक ब्राह्मण थे और सिद्धांतवादी, बहुत कट्टर सिद्धांतवादी जी। तो प्रिंसिपल जो हेडमास्टर थे उन्होंने बुला लिया उनको और कहा आपके लड़के ने ऐसी हरकत की है तो इनको रेस्ट्रिकेट किया जाएगा पंडित जी। तो पिताजी का अनुरोध करने पे उन्होंने कहा तो ठीक है, तो आप ही बच्चे को बाहर निकाल लीजिए। वहां से मेरा जीवन परिवर्तन होता है। फिर क्या हुआ? पिताजी से आपको निकाल दिया गया? ना रहे आप स्कूल में? मैं मेरे सर्टिफिकेट, लेकिन मैं पिताजी आ गए। अच्छा। और उसके बाद जो कुटाई हुई वो तो अलग है वो तो विचित्र कुटाई है। उसके बाद 1 हफ्ते बाद पिताजी ने निर्णय लिया, क्योंकि वो खुद भी बनारस में पढ़े हैं,
अच्छा, संस्कृत आचार्य, संस्कृत बनारस में पिताजी? हाँ, पिताजी आचार्य की वहीं से उपाधि है सब उपाधियाँ। प्राप्त हुई जी। तो बोले नहीं, तुमको मैं बनारस लेके जाऊंगा, तुम वहाँ पढ़ोगे। 3 महीना विलंब से मैं बनारस पहुंचा और एग्रीकल्चर विभाग में सेंट्रल हिंदू स्कूल BHU की शाखा थी, उसमें सेक्शन A B C D अलग अलग थे। तो D में एग्रीकल्चर था, उसमें एक सीट खाली थी, वो सीट मुझे मिली। अच्छा, और मैं एकदम पीछे की सीट पर बैठा था। डॉक्टर मोहनलाल तिवारी मेरे क्लास टीचर थे। डॉक्टर मोहनलाल तिवारी आकर बैठे, उन्होंने एक निबंध लिखने के लिए विषय दिया। बाद में कॉपी जांच रहे थे, फिर बड़ी धीरस्थ आवाज में उन्होंने कहा, भाई ये सुशील दायमा कौन है? क्या बात है। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा सर मैं हूँ। बोले बेटे इधर आओ। आया। यहाँ सर नहीं बोलते, यहाँ गुरुजी बोलते हैं। हाँ गुरुजी। कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं सर उड़ीसा से आया हूँ। अच्छा, तो तुम उड़िया हो? मैंने कहा नहीं सर मैं उड़िया नहीं हूँ, मैं राजस्थानी हूँ। विचित्र बात करते हो। अरे बिहार का रहने वाला बिहारी, राजस्थान का रहने वाला राजस्थानी, बंगाल का रहने वाला बंगाली, तो उड़ीसा का रहने वाला उड़ियाई ना कहलाएगा। कितनी सुंदर। और आप विश्वास कीजिए कि 4000 विद्यार्थियों के अंदर में मैं अकेली पहचान रखता था। जो उड़िया भाई साहब बोल दोगे तो मेरे पास ले आएगा। क्या? तो वो निबंध देखा उन्होंने, कहा तुम्हारे हिंदी शिक्षक कौन थे? मैंने कहा आचार्य कालिदास कनौजिया। अच्छा। मेरे सामने एक विद्यार्थी बैठे हुए थे, महेश शुक्ला बोलकर। उन्होंने कहा महेश? बोले हाँ गुरुजी। अभी तक तुम बादशाह थे, अब सावधान हो जाओ, शहंशाह तुम्हारी बगल में आ रहा है। क्या बात। और वो ऐसा मित्र मेरा बना कि आज कानपुर के अंदर में वो सबसे बड़ा सर्जन है, डॉक्टर महेश शुक्ला, और आज भी मेरा मित्र है। वहां से महेश शुक्ला के घर आना जाना हुआ। उनकी बहन थी दीदी, उन्होंने माने बहुत मेरे को समझाया। मेरा जीवन बदलने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे। और पहली कविता मेरी आज पेपर के अंदर में छपी, बच्चों के कॉलम में छपी। किस सन की बात है ये है 1964 की बात, नहीं 1961-62, ये 62-63 की बात है। कौन सी क्लास में आप पढ़ते थे? मैं 8वीं में से गया था और 8वीं में ही भर्ती हुआ। तो 8वीं में आपकी वो कविता छपी? नहीं 9वीं में छपी। 9वीं में आप पढ़ते हाँ, थे तब आपकी पहली कविता? मेरी पहली कविता आज में छपी, जो कि मुझे भी मालूम नहीं था। और ये छपी भी कैसे? मैंने एक कविता लिखता था मैं, तो मैं डॉक्टर मोहनलाल तिवारी के पास गया। मैंने कहा सर गुरुजी मैंने एक कविता लिखी है, देख लेना। अच्छा ठीक, छोड़ जाओ। फिर उन्होंने उस कविता को थोड़ा सुधारा है, सुधार के आज पेपर के बच्चों कॉलम में भेज दिया। रविवार के दिन वो छपी। उसकी एक पंक्ति आज भी मुझे याद है, मंद मंद मज्जन कर मानवता पुलकित होती हर पल हर पल। वाह क्या। वो कविता उस वक्त छपी थी और वहां से फिर मेरी कविता का युग शुरू होता है। कविताएं तो और गीत तो आपके कमाल है, तभी तो राष्ट्रीय मंचों पर आप जाते हैं। बहुत मैंने तो सुनी है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं राधामणि की चोटी को नहीं मानता तो शायद मेरे जीवन में ये इतना बड़ा ना आपको आप स्कूल छोड़ते, ना आप वहाँ जाते, और ना ही आप कविताओं के साम्राज्य में प्रवेश करते। बहुत और मैं अपने स्कूल का सर्वाधिक लोकप्रिय छात्र भी रहा हूँ। मुझे गर्व है क्योंकि संगीत था मेरे पास। संगीत की शिक्षा मैंने ली है आचार्य राम भरोस शर्मा जी से, शास्त्रीय संगीत की मैं कई साल बजा लेता हूँ। तो मेरे को वहाँ पर बहुत बड़ा वो मिला, मंच मिला बनारस। हाँ बनारस से मेरे को मेरे जीवन बदलने में, मेरे जीवन को पूरी तरह बदलने में अगर कोई शहर है तो वो है बनारस। मैं नहीं भूल सकता। मैं डॉक्टर मोहनलाल तिवारी को नहीं भूल सकता। हम लोग गए थे दोनों हमारी बेटी के साथ। साहित्य संस्कृति से तो समृद्ध है शहर है बनारस। आज भी मेरा प्रिय शहर है बनारस। जी बहुत ही सुंदर। बीच में एक बार हम बात कर रहे थे, आपको अभिनय का भी बड़ा शौक था, शायद आप बम्बई चले गए थे उस समय। बम्बई आजकल तो मैं बचपन से मुंबई कहते हैं। मैं बचपन से नाटकों में भाग लेता रहा हूँ। राजमपुर उड़ीसा के हिंदी नाटकों की जन्मभूमि है।
वहाँ दुर्गा पूजा के अवसर में 5-5, 6-6 हिंदी नाटक हुआ करते थे। और अच्छा। बड़े बड़े हमारे माने कलाकार हमारे बीच रहे हैं, डायरेक्टर हमारे रहे हैं, नौशाद सर रहे हैं, बेलवत्तापुर से आते थे डायरेक्ट करने के लिए। हमारे छोटे दादाजी छोटे लाल पुजारी जी वो डायरेक्टर थे, तो उनके अंडर में काम करने का अवसर मिला मंच के ऊपर में। अच्छा। और आप विश्वास करेंगे कि करते 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 सबसे पहली बार जब मुझे रोल मिला था नाटक में, तो एक सखी लड़की की भूमिका मेरे को मुझी और खड़े रहने की भूमिका मिली केवल। उसमें मैं गदगद था कि आज मैं मंच के ऊपर में खड़ा हूँ। और बाद में मैं राजमपुर का निर्देशक बना, आधी रोटी और कई ड्रामा ऐसे हैं जो कि बड़े लोकप्रिय हुए मेरे निर्देशन के अंदर में। उसके बाद मैं बम्बई चला गया 1964, 65, 66, 66, 67 के अंदर मैं बम्बई गया था जी। वहाँ फिल्मों के लिए चक्कर काटे मैंने, छोटे मोटे 1-2 रोल मिले मामूली से जी। आनंद नहीं आया। और वहाँ की जो फिल्मी दुनिया का जो वातावरण था वो मुझे रास नहीं आया जी। और एक कविता भी मैंने उस वक्त लिखी थी। मेरे प्रोड्यूसर ने कहा, एक सिचुएशन बताया कि एक ऐसा सिचुएशन है कि हीरोइन छत पे खड़ी है और हीरो नीचे है और ये गाना मुझे मुकेश की आवाज़ में चाहिए, तो आप इस पर एक गीत लिख कर लाइए। अच्छा। तो उस वक्त मैंने लिखा था, छत पे खड़ी मत होना सजनी, कोई रूप तुम्हारा चुरा न ले। वो गीत, वो फिल्म न कोई मैंने वहाँ का फिल्म के लिए भी गीत भी मैंने प्रयास किया था, लेकिन वो वहाँ का वातावरण जो था ना वो मुझे रास नहीं आया, तो वहाँ से अलग हट गया। तो फिर ओंकारनाथ शर्मा जी से मेरी भेंट हो गई अचानक। एक हमारे सामाजिक दादी समाज का कार्यक्रम था, वो शक्ति दल के संपादक थे वो ओंकारनाथ शास्त्री जी शर्मा जी। तो ओंकारनाथ शर्मा जी से मेरी भेंट हुई, तो उनके बाद मैं उनके साथ में काम किया। शक्ति दल पत्रिका, महिला पत्रिका थी, पूर्णिमा प्रकाशा जी, अब तो पता नहीं वो है कि नहीं है, लेकिन पूर्णिमा प्रकाशा जी सोशलिस्ट वर्कर थी, उनकी वो महिलाओं की सोशल वर्कर थी। वो बहुत अच्छी पत्रिका है शक्ति दल, उसमें मेरी बहुत सी कविताएं सबसे पहले वहीं पर छपनी शुरू हुई। अच्छा, मतलब कविताएं आप बराबर लिख रहे हैं? कविता मैं रोज लिखता हूँ, मतलब 9वीं क्लास से कविता मेरी जिंदगी है। आप बराबर उसको मैं हर उस भाव पे लिखता हूँ डॉक्टर मंजू जो मेरी आत्मा को स्पर्श करता है, वो चाहे किसी का भी भाव हो, मैं रोज लिखता हूँ, क्योंकि कविता मेरी प्राणवायु समझ लीजिए आप। वहाँ से मेरे वातावरण अच्छा नहीं लगा, शक्ति दल पत्रिका में काम किया। उसके बाद हमारे समाज का मुखपत्र था दधिमती बोलकर, उसका मैं संपादक बना। डॉक्टर जयनारायण गौतम थे अध्यक्ष। उस छोटी सी उम्र में कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी 45 में पैदा हुआ हूँ, तो 69 की बात है, 68 की बात है। मतलब इतनी कम उम्र में एक तो, संपादक? हाँ, मैं संपादक बना दधिमती पत्रिका का, वहाँ दधिमती का संपादक बना। उसके बाद में धर्मयुग के अंदर मैंने प्रोफीडिंग भी की है। धर्मवीर भारती जी के से मिला हूँ, डॉक्टर पुष्पा भारती से मिला हूँ, दीपक जी से मिला हूँ, कमलेश्वर जी से मिला हूँ। आप तो हरिवंश राय बच्चन जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ मैंने कविता पाठ किया है। मेरा उनका आशीर्वाद मेरे सर पर है। राजमपुर आए थे, मैंने 7 दिन उनकी सेवा की है, 7 दिन उनके साथ मंच पर आपने कविता? हाँ, मंच पर उनके साथ कविता पढ़ी मैंने। वो अस्वस्थ थे, मेरा गीत बड़ा लोकप्रिय था, वीणा तार कसे बैठी है, रात ढली जाती है गुमसुम, चांद चला पर आए नहीं तुम। तो मेरा गीत सुनकर बच्चन जी उठ गए, बोले भाई माइक देना। बोले भाई सुशील, उन्होंने बाल कवि लगाया था, भाई बाल कवि सुशील की कविता वीणा सुनकर मुझे अपनी वीणा याद आ गई। और उस गीत की पहली पंक्ति आज भी मुझे याद है, जब उन्होंने गाया, सो न सकूंगा और न तुमको सोने दूंगा हे मन वीणे। ये उनका आशीर्वाद था मेरे लिए। और बहुत से मंचों पे बड़े बड़े कवि मिले हैं, उनका आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद मैंने लिया बड़े कवियों का। उनके साथ पढ़ा, बम्बई में पढ़ा मैंने। राम रिग बनर्जी जो कि अखिल भारतीय स्तर पर सर्वोच्च माने प्रशंसनीय संचालक थे मंचों के, उनके मंच पर मेरे को कविता पाठ करने का अवसर मिला है। उस वक्त आवाज़ मेरी बहुत अच्छी थी डॉक्टर मंजू, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आवाज़ तो आज भी आपकी नहीं, आवाज़ मेरी अब अच्छी नहीं है। मैं शास्त्रीय संगीत का गायक रहा हूँ, लेकिन मैंने कहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी तबला बजाते हुए मैंने देखा नहीं। परिवार में किसी ने मुझे, परिवार के किसी परिचित लोगों ने सिंदूर खिला दिया था पान के अंदर में, तो 7 दिन मेरा गला बंद रहा। पिताजी मेरे वैद्य थे, उन्होंने ही मेरा इलाज किया। तो उन्होंने कहा बेटा लाला तेरी आवाज़ और मधुर नहीं होगी, मतलब ईर्ष्या से और लोग तुम्हारी आवाज़ भारी हो गई अब,
क्या करते हैं। तो अब मैं मंच पे गा भी नहीं पाता हूँ ज्यादा, इसलिए मंच पे जाना भी बंद कर दिया, क्यों थक और जाता हूँ। साहित्य आपके लिए ओढ़ने बिछाने और जीने जैसा है आज भी, मुझे और है मैं क्या देख है? रही हूँ आप रोज ही लिखते हैं। हाँ। और फिर आप पत्रकारिता के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी और सभी जानना चाहेंगे। पत्रकारिता का देखो आरंभ ऐसा है डॉक्टर मंजू जी कि जब धर्म के अंदर में मेरी क्षणिका के बारे में डॉक्टर प्रभाकर माचवे का आलेख छपा जी, तो राउरकेला के अंदर में आदित्य कुशवाहा नाम के एक पत्रकार रायपुर से पढ़कर आए थे। अच्छा। और वो अपनी जमीन तलाश रहे थे जी, एक टेबलेट साइज का वो कुछ निकालने का प्रयास करते थे, बढ़ते चलो बोलकर। अच्छा। तो जब उन्होंने पढ़ा तो उनका एक पोस्ट कार्ड मेरे पास आया, इसी एड्रेस के ऊपर में जो दिया हुआ था, मैं मिलना चाहता हूँ। तो पहली भेंट हमारी उनके साथ हुई राजमपुर में, और वहां से फिर पत्रकारिता शुरू करते हैं हम जी। हमने बढ़ते चले के नाम से एक पेपर निकाला, कालांतर में वो बढ़ते चले को हमने उत्कल संदेश में बदला। अच्छा। उत्कल संदेश कई वर्षों तक लगातार चला। अच्छा। हाँ, उत्कल संदेश बहुत अकेला साप्ताहिक था उत्कल संदेश, जो कि बाजार के अंदर में लोग प्रतीक्षा करते थे कब आएगा। अच्छा, ये किस सन की बात है? ये 1971 में हमने शुरू की पत्रकारिता। अच्छा, तो उड़ीसा में शायद फिर पहला हिंदी का अखबार होगा। 1971 के पहले उड़ीसा के अंदर में साहित्यिक पत्रकारिता थी अनसुईया प्रसाद जी की। अच्छा। राष्ट्रभाषा नाम का पत्र निकालते थे वो। क्या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा जी जी की शाखा थी जो यहाँ पर। अच्छा, अच्छा, तो पंडित अनसुईया प्रसाद जी, अच्छा, पंडित अनसुईया प्रसाद जी राष्ट्रभाषा नामक पत्रिका निकालते थे। अच्छा। तो साहित्यिक पत्रकारिता के जनक जो है वो है पंडित अनसुईया प्रसाद जी। लेकिन समाचार पत्रिका उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में जी। समाचार पत्रिका का प्रकाशन जो है 1971 में आदित्य कुशवाहा, सुशील दायमा और विजय पटेल, हम तीनों ने मिलकर शुरू किया। तो ये तो अखबार तो पहला हुआ उड़ीसा का, पहला अखबार उड़ीसा का ये पहला अखबार था हिंदी का, पहला अखबार। उसके पहले अखबार आता था कलकत्ते से विश्वामित्र। सौभाग्य है कि हम आपसे मिल रहे हैं। उसके पहले अखबार सन्मार्ग आता था, विश्वामित्र आता था। उसके बाद दिल्ली से 3 दिन लगता था हिंदुस्तान आता था, 3 दिन बाद नवभारत टाइम्स आता था। 4 अखबार आते थे जी। बस सक्रिय पत्रकारिता शुरू होती है 1971 से। ओह, आज तो बड़ा आनंदमय। अरे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पत्रकारिता कर मैं शिक्षक था स्कूल के अंदर में, निर्मला इंग्लिश स्कूल का शिक्षक था हिंदी का। अच्छा। तो वहाँ स्कूल करने के बाद फिर मैं राउरकेला आता था पत्रकारिता करने के लिए। मैंने राजगंगपुर से प्रतिदिन आना और रात में 10 बजे की ट्रेन पकड़ के वापस जाना। अच्छा। और दिन में उस अखबार का काम करना? नहीं, दिन में स्कूल में रहता था। अच्छा, दिन में स्कूल। शाम को केवल हम काम करते थे। शाम को काम। हम यहाँ से 4 किलोमीटर पैदल जाते थे। हमारे कुशवाहा, हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी कोलंगा इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर में, हम पैदल जाते थे, वहाँ रहते थे, अखबार बिछा के सोते थे। हमने संघर्ष किया है, हमने वो संघर्ष देखा है हिंदी पत्रकारिता के लिए। आज हिंदी पत्रकारिता लहला रही उड़ीसा के अंदर में। आज हिंदी का विरोध नहीं है। और हम जब पैदा हुए थे तो नीलचक्र का प्रभाव था है साला हिंदी सांबादिक का क्या जानते हो, क्या हाँ का थाना का इंस्पेक्टर तक हम लोग को इस ढंग से भाषा में बात करता था। अच्छा, हिंदी के लिए इतनी मतलब उस वक्त ये वातावरण था, यहाँ इतनी घृणा थी, यहाँ थी। लेकिन आज गर्व होता है और आत्मा सुखी है कि आज हिंदी का विरोध नहीं है उड़ीसा के अंदर में, और हिंदी लहला रही है। और आश्चर्य करेंगे आप कि हिंदी विद्यार्थियों की तुलना में उड़िया विद्यार्थी हिंदी में अधिकतम पीएचडी ले रहे हैं, सोचिए। बिल्कुल। और हिंदी के लेखक कवि उड़िया हैं, मूलतः उड़िया हैं, सोचिए। बिल्कुल। हाँ। नहीं, उड़ीसा वैसे काफी मुझे बहुत ही अच्छा प्रदेश लगा। यहाँ के लोग बहुत सरल होते हैं और बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के लोग सबको प्यार से अपना लेते हैं और हिंदी भाषा को भी उन्होंने बड़े प्यार से। उड़ीसा के अंदर में कहीं कोई वैमनस्य भाव नहीं है। पूरे भारत के अंदर में अगर मैं कहूँ, हाँ। मैं उड़ीसा का बेटा हूँ, मैं अगर मैं कहूँ तो उड़ीसा सबसे सुरक्षित और सबसे सरल, सहज, सुव्यवस्थित और
सुखमय प्रदेश है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। मुझसे पूछा जाएगा मैं यही बात कहूँगी जो आप कह रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस तरह से बहुत संघर्ष रहा पत्रकारिता के लिए, और एक उड़ीसा में, पूरे उड़ीसा में हिंदी का पहला अखबार निकालने वाले और उस अखबार के लिए कितने संघर्ष करने वाले। उसके कई साल बाद डॉक्टर मंजू शर्मा जी रायपुर से बबन प्रसाद मिश्रा स्वर्गीय हो गए। युगधर्म नामक मैंने पहला दैनिक लाने का हिम्मत किया था, और पूरे पश्चिम उड़ीसा के अंदर में कोई शहर ऐसा नहीं था, कोई जगह ऐसा नहीं है जहां की युगधर्म नहीं गया। वहां से दैनिक शुरू होता है युगधर्म। उसके बाद नवभारत रायपुर से आए, रांची से रांची एक्सप्रेस लेकर आया, कलकत्ता से विश्वामित्र भी आए, सन्मार्ग है। अब तो हिंदी लहरा रही है, अब तो लहरा रही है। अब तो यहाँ उड़ीसा में उत्कल मेल पहला हिंदी अखबार निकला। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो और दो हिंदी अखबार और निकल रहे हैं, चल रहे हैं जी। तब जी, आगे तो फसल लहलाती है, पर जो जमीन बनाता है और उस जमीन सुंदर करके जो बीज बोता है, बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष है। एक एक शहर में जाना, एक एक व्यक्ति को पत्रकार बनाना। झारसुगड़ा के अंदर में खोजा मैंने तपस्वी लाल तिवारी, आज भी जिंदा बुड्ढा, मेरी खोज है। संबलपुर के अंदर में विश्वनाथ देहाती को खोजा मैंने, सोचिए ऐसा करके। संबलपुर में नटवर अग्रवाल को खोजा मैंने, एक एक पत्रकार बनाया मैंने। आपकी याददाश्त बड़ी तगड़ी है, आपको सबके नाम भी याद है। और राउरकेला में? राउरकेला के अंदर में देखिए, आप तो उत्कल में हम 3 थे, कार्यकारी संपादक। हम 3 थे। नहीं, राउरकेला के अंदर हमारे समय के उत्कल संदेश जब चलता था, तब एक विद्यार्थी जैसा विद्यार्थी था, पढ़ रहा था, वो आया तो कुशवाहा ने मेरे से कहा, रामा जी थोड़ा देख लीजिएगा इसको, है इच्छा। मैंने लिखो, तो देखा मैंने उसको। मैंने कहा यार तुम क्या पत्रकारिता करोगे यार, तो हिंदी भी अशुद्ध है यार। नहीं सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे को अवसर दीजिए। अच्छा ठीक है। उसका नाम है, आज उसका नाम है डॉक्टर के प्रजापति, माना हुआ साहित्यकार, माना हुआ कवि। बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत ही शानदार और डॉक्टर प्रजापति का सहयोग हम लोग के साथ में बहुत अभिन्न ढंग से रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ के चले हैं, है ना। बिल्कुल, साहित्य के प्रति उनका भी अभी बहुत समर्पण है। उसके बाद में मैं तो उन्हें भामाशाह कहती हूँ साहित्य के यहाँ, मतलब हर जगह वो खड़े होते हैं साहित्य के लिए, मजबूती से वो खड़े होते हैं। उसके बाद में और सुभाष वर्मा है, ये बच्चे सब आप, सुभाष वर्मा वगैरह बाद में आए। हाँ, ये बच्चे तो सब नहीं, उसके बाद में सीताराम रुंगटा ब्रिजाज नगर से आए जी। उत्कल भूमि बोल के उन्होंने अखबार निकाला, कई साल चला वो, अब तो वो दिवंगत हो गए। और उसके बाद में वो अपने पृथ्वीनाथ साहू बोल के बरगढ़ से उन्होंने एक अखबार निकाला था जी। और उसके बाद फिर ध्रुव असरानी बोल के थे, उन्होंने एक अखबार निकाला, सच छुप नहीं सकता है, साप्ताहिक थे। उसके बाद डॉक्टर पितवास मिश्रा का प्राकट्य होता है हिंदी पत्रकारिता में, उड़िया, मूलतः उड़िया पत्रकार हैं। एक कार्यक्रम में मिले थे, इस्पात मिल कोई अखबार लेकर आए थे प्रजापति, वो बंद हो गया, तो मेरे से परिचय हुआ था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एकदम निकालिए, नहीं आप हमारे रहेंगे। तो उन्होंने मेरे को कार्यकारी संपादक बनाया, और 25 साल पहले, 25 साल लगभग हो गए, 25-26 साल उत्कल मेल आज भी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उनकी काफी कुर्बानियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। और आपकी मेहनत है, आपने शुरुआत में उनके साथ खड़े रहे मजबूती, आज भी खड़ा हूँ, और आज भी खड़े हैं। बिल्कुल, आज भी खड़ा हूँ जी। तो ये आपकी क्षणिका जो सन 71 में निकली थी, मैं देख रही थी, उसमें पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय, विनोद चंद्र नायक और रवि पटनायक, वीणा पाणी महंती, प्रसन्न कुमार पाठशाणी, रत्नाकर चैनी और जगदीश महंती जी, ये सब यंग थे। हाँ, और आज डॉक्टर हैं, सबके साथ डॉक्टर लगा हुआ है। हुसैन रवि गांधी जी, इन सब की इसमें हुसैन रवि गांधी आज भी मेरे मित्र हैं जी। और प्रसन्न पाठशाणी आज भी मेरे मित्र हैं, MP हैं जी जी। उन सब की लघु कथा। हाँ। आपने सन 71 में आपने उड़िया भाषा की भी बहुत सेवा की है, तो बहुत कमाल। लेकिन एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत
डॉक्टर प्रसन्न कुमार पाठशाणी, जी। उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि अनुवाद करिए दाहिमा जी आप, उड़िया साहित्य हिंदी में अनुवाद नहीं होता है। यहाँ से शुरू किया मैंने अनुवाद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अब ये बताइए कि आपकी जो सहधर्मिणी है, आपके लेखन, आपकी कविताएं, और मैं बुलाना चाहूंगी टुकड़ों में बटा मन पर। नहीं, वो नहीं, मैं ये कहना चाहती, पूछना चाह रही हूँ, आपकी जो सहधर्मिणी है वो आपके लेखन में, क्या वो आपकी पहली पाठिका हैं? क्या आप जो लिखते हैं वो सुनती हैं? क्या आपको उनका सहयोग प्राप्त है या नहीं है? वो मैं जानना चाहूंगी। ये जो विजयलक्ष्मी के साथ मेरी अभिन्नता है जी, मैं शब्द अभिन्नता प्रयोग कर रहा हूँ जी। मेरी कविता है, आइए प्लीज। टुकड़ों में बटा मन के प्रारंभ के पहले पृष्ठ पर तुम देखो समर्पित किए मैंने। मैं चाहूंगा कि वो मुझे दें आप। जरूर लीजिए। अगर मैं ये कहूं कि मेरी कविता तब बनती है जब 1964 में मेरा विवाह विजयलक्ष्मी के साथ होता है। उसके पहले मैं दिमागी तौर पे कविता लिखता था, सोचता था आज मेरे को कविता लिखनी है तो नदी किनारे जाके सुंदरगढ़ कॉलेज में ईव नदी के किनारे बैठ के ड्रामाबाजी सोचना, माने कवि बनने का ढोंग रचना, वैसा ही हुलिया बना के रखना, वो सब बने वो अंदाज था। लेकिन जब विवाह होता है तो कविता मेरी उतरती है। अच्छा, मेरी कविता वहां से उतरती है, जिसको कविता कहा जा सकता है। तो वहां से एक कविता शुरू होती है विजयलक्ष्मी दाहिमा से। अच्छा, तो आपकी कविता इस समय आपके नजदीक बैठी है? वो तो मेरे साथ है हमेशा। प्रणाम जी। मेरी प्रेरणा, मेरा प्यार, मुझ पर चढ़ा नशा गहरा, जिसका न कोई उतार, जब होते हैं एकाकार तो तुम होती हो विजयलक्ष्मी। मेरी श्री भावना, मेरा अमी कोश, मेरी कविता, मेरा निजत्व और वह सब कुछ जो टुकड़ों में बटा मन प्रत्यक्षता है और परोक्षता है बटोर सका, अब अंजलिगत है तुम्हें स्वीकारो। क्या बात, वाह, बहुत सुंदर, वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद आ गया। अब ये बताइए आपकी अगली योजना क्या है? आप अभी क्या लिख रहे हैं? आप देखिए भाई, डॉक्टर मंजू शर्मा जी 76 साल का हो गया, 74 की सुपत्नी हो गई है, स्वस्थ रहने लगी है अभी ये, और अब उम्र के पड़ाव की ढलान है, अब ढलान पर है। दो मुख्य काम मुझे करने की इच्छा अभी भी है कि उड़ीसा की हिंदी पत्रकारिता को मैं कलमबद्ध कर लूं, जो कि पिछले 5 साल से आधा लिख के रखा हुआ है। जी जी। इसका कारण केवल इतना ही है कि आदित्य कुशवाहा का जीवन जो था वो पत्रकारिता और उसका जीवन एक साथ घालमेल हो रखे हैं। मैं उनको अलग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं उसके जीवन को अलग करता हूँ तो उसकी पत्रकारिता मर जाती है, और अगर मैं पत्रकारिता को अलग कर देता हूँ तो उसका जीवन खाली हो जाता है। तो इस दुविधा में हूँ मैं। तो मैं चाह रहा था कि उसको समाप्त कर दूं। एक तो ये महत्वपूर्ण काम मेरे जीवन का अधूरा है जी। उसके बाद कर रहे हैं, उसमें समय लग रहा है। उसमें समय लग रहा है जी जी। उसके बाद सांझ के आंचल तले एक नई पुस्तक की दिमाग में चल रही है जी, जिसमें 4 पंक्तियों की जो कविताएं मेरी है, जो कि प्राय रोज लिखता हूँ जी। टुकड़े में जो कविताएं लिखी हुई है मैं उनको बंद कर लेना चाहता हूँ, समेट लेना चाहता हूँ जी। बहुत ही सुंदर होगा। तो ये 2 काम रह गया है। एक मेरा भक्ति काव्य है हनुमत स्पर्शिका जी, जो कि 1997 में निकला था। अच्छा, जब मेरी प्रिंटिंग प्रेस थी तो मैंने ही निकाला था। हाँ, आपकी प्रेस भी थी, हम बात कर रहे थे। मेरी प्रिंटिंग प्रेस थी। कमाल है। आपने मतलब कि स्वयं ही। और मैं आपको बता दूं जी
कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की राष्ट्रभाषा प्रेस के बाद में केवल अकेली मेरी प्रेस थी जिसके पास हिंदी के इतने फंड थे कि किसी के पास नहीं थे, क्योंकि मैं अखबार निकालने की योजना के साथ में प्रेस स्थापित किया था। जी जी, नहीं सका। हाँ, और अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उसमें आपकी धर्मपत्नी का भी बहुत सहयोग यही रहा। संभालती थी, वो प्रिंटिंग प्रेस में संभालना काम यही करवाती थी, यही संभालना था। कमाल है, वाह। छह वर्कर काम करते थे दिन भर। मैं तो बाहर स्कूल में रहता था, फिर वहां से राउकला भागा, तब खाली काम सुबह बांटा, रात में आके काम देखता तो था। मैं कहूंगी इनका बहुत ज्यादा हाथ है मेरे आपके लेखन, मेरे लेखन में नहीं। अगर मैं सच कहूं तो मैं जिस स्वभाव का रहा, अगर विजय लक्ष्मी मेरे जीवन में नहीं आती तो पता नहीं मैं क्या होता, यहाँ तक कि यात्रा कर ही नहीं पाता। सही है। आप अभी हम पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा ना ये मेरी प्रिया है, ये मेरी कविता है, आप कह रहे थे पहले हम लोग जब बात कर रहे थे। तो वास्तव में आप दोनों ही भाग्यवान हैं कि आप आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे और उसमें उनका कितना हाथ रहा। और ये तो जोड़ी ईश्वर बनाया है और बड़े प्रेममय जोड़ी है। और बहुत दुआएं मेरी आपकी जो 2 योजनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएं। और अब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि आज जो युवा वर्ग लिख रहा है उसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज का जो युवा वर्ग जो साहित्य लिख रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो आगे बढ़ें या क्या अच्छा हो, किस तरीके से, कौन सा रास्ता बढ़िया है, किस तरीके से साहित्य लिखा जाए? देखिए डॉक्टर मंजू शर्मा, मैं एक बात को बड़ा सिद्धांततः स्वीकार करता हूँ, मेरे गुरुदेव का कहना भी रहा है। निर्भय हाथरसी जी मेरे गुरुदेव हैं और उनका ये कहना कि साहित्य जो है ये एक सतत साधना मार्ग है और ये साधना मार्ग शब्द ब्रह्म की साधना है। जी बिल्कुल। आपको निरंतर शब्द ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। मतलब लेखक हैं तो लगातार आप ये मत सोचिए कि आप गलत लिख रहे हैं या आप सही लिख रहे हैं। हाँ। लेकिन आप शाश्वत लिखने का प्रयास कीजिए। दिमाग से कविता मत लिखिए। जब तक भाव आपकी आत्मा का स्पर्श न करे और वो आपको आंदोलित न करे, क्योंकि भाव शाश्वत होता है और भाव जब आत्मा का स्पर्श करता है तो आत्मा आंदोलित होती है। जब आत्मा आंदोलित होती है तो स्वतः कविता बाहर आती है। बिल्कुल। वही शाश्वत रचना होती है। दिमाग से आप राजनीतिक कविता लिख सकते हो, आप और अन्य तरह की कविता लिख सकते हो, लेकिन काव्य जो चीज है, जो कविता है, वो आत्मा से निकलती है। और दूसरी बात, सोशल मीडिया का युग है, फेसबुक का जमाना है, धड़ाधड़ लोग चोरी कर रहे हैं। हाँ, ये अपने नाम से दे रहे हैं। सरस्वती उनको कभी भी क्षमा नहीं करती है। मेरे गुरुदेव का कहना था, भाव शाश्वत होता है, भाव तुम कहीं से भी ले हो, लेकिन उसे जियो, अपने अंदर उसको जियो। जब जियोगे तो आत्मा तुम्हारी आंदोलित होगी, तो तुम्हारे शब्द निकलेंगे, वही तुम्हारा सृजन होगा। दूसरे की रचना चोरी नहीं करनी चाहिए। बड़ी घृणित बात है। पता नहीं लोग अपने आत्मा को कैसे गिरवी रख के ये काम करते हैं, दूसरों की चीजें चोरी करते हैं। मुझे भी बिल्कुल तो ये आज की युवा पीढ़ी की जो साहित्यकार हैं उनको अपना लिखना चाहिए, अपने भाव को लिखना चाहिए, अपने शब्दों में लिखना चाहिए। मार्गदर्शन ले लो किसी का, वो एक अलग बात होती है। लिखते रहो, कविता अपने आप को संशोधित करती है। मुझे किसने सुधारा? सरस्वती ने सुधारा। गुरुदेव का यही कहना था, लिखते रहो, कविता अपने आप संशोधित होती रहेगी, जीवन भर सुधार मांगेगी अपने को। लिखते रहो। तो यही मैं युवा पीढ़ी को कहूंगा कि भाई अपना भाव लिखो, अपने शब्द लो, साधना है, करते रहो,
अपने आप लेखन अपने आप सब आ जाएगा। अलंकार भी आ जाएंगे, भाषा शैली भी आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी। लिखते रहो बस ईमानदारी के साथ। जी जी बस। आप तो उड़ीसा में हैं और इसलिए आपको उड़िया साहित्यकार और हिंदी साहित्यकार सभी सब आपको पता है। आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है, हिंदी के या उड़ीसा के, उड़िया भाषा के? आपको कौन पसंद है? कवि हो या कहानीकार हो? क्योंकि आपने तो देखिए, कहानीकार में मैं गौरहरि दास को मानता हूँ, क्योंकि आपने काफी अनुवाद भी किया। क्योंकि गौरहरि दास, देखिए क्या है ना, अनुवाद के पहले मेरी एक आदत बड़ी खराब है, बता दो। अनुवादक तो और भी है उड़ीसा में, लेकिन मैं अनुवादक, जब मुझसे कोई कहता कि मेरी किताब का अनुवाद कर दीजिए दयामा जी, तो मैं बोलता हूँ भैया किताब पहले भेज दो, मैं उस किताब को पढ़ता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये किताब हिंदी पाठक वर्ग में जानी चाहिए, उस स्तर की है कि हिंदी पाठक इसको स्वीकार कर लेगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें कुछ होना चाहिए, तो गौरहरि दास की कहानियों में बहुत दम है। वो ऐसी जगह से कहानियां उठाता व्यक्ति कि मैं भी आश्चर्य करता हूँ। जैसे जगदीश मानती मेरे बड़े प्रिय रचनाकार थे, कहानीकार थे, चले गए, लेकिन ऐसी जगह से कहानी उठाता है वो। बहुत अच्छे कथाकार थे। हाँ, वो भी बहुत अच्छे कथाकार। अब डॉक्टर वीणा पाणी मानती है। अब वीणा पाणी मानती की स्वगत कहानी मेरे को आज भी याद है, 4 टुकड़े में है। डॉक्टर वीणा पाणी मानती की 4 टुकड़े, स्वगत पार्ट 1, एक पात्र बोल रहा है, कहानी खत्म होती है। पार्ट 2, जो पात्र जहां छोड़ा है वो पात्र शुरू हो जाता है। पार्ट 3, दूसरा पात्र खत्म हो जाता है, तीसरा पात्र जहां छोड़ा है वो शुरू होता है, और चौथे में आके चारों मिल जाते हैं, कहानी समाप्त हो जाती। क्या शैली है वीणा पाणी मानती, बहुत ही अच्छी लेखिका है। रत्नाकर चैनी है, बड़े अच्छा लिखते हैं। आपके ये तो बाबा तो हमारे प्रसन्न पाठशाणी तो गजब का कवि है, बोलते बोलते कविता करता है पट्टा, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा, बहुत कुछ जानने को मिला आपसे। बहुत ही अच्छा दिन हमारा आज रहा। अब बस अंतिम एक आपकी ये जो पुस्तकें हैं, अंजुरी का अंगारा, टुकड़ों में बटा मन, काई के फूल और चिराग जलाओ, अंधेरा है, अभी तो ये 4 हैं आपकी ये जो पुस्तकें हैं। वैसे मैं हमारी एक और वैसे मैं एक इच्छा है कि आप एक कोई अपनी पसंदीदा रचना। वैसे मैं एक रहस्य खोलना चाह देता हूँ। मेरी पत्नी बैठी है और डॉक्टर मंजू शर्मा बैठी है और आरती जी बैठी है। मैंने किताब प्रकाशन की कभी छपास की भूख मुझे कभी रही नहीं। मैं लिखने वाला व्यक्ति रहा, आज भी लिखता हूँ, छपे ना छपे आत्मसुखाय लिखता हूँ। ये जो मेरा इंटरव्यू ले रही है डॉक्टर मंजू शर्मा महापात्र, ये बरसों पहले हमारे घर में आई थी, सुन रही है ना आरती जी? तो बैठे डाले मेरे टेबल के ऊपर में इन्होंने मेरी कविताएं देख ली होगी। उत्कल मेल से हम लोगों का परिचय हुआ था। उत्कल मेल के वार्षिक उत्सव में पहला परिचय हुआ था, तो ये घर आई थी, तो इन्होंने कहा भाई साहब आप कविता किताब को नहीं निकालते, और सच पूछिए तो ये पहली प्रेरक है, जबकि मेरा कोई प्रगाढ़ संबंध नहीं है, मेरा कोई वो उतना तारतम्य नहीं था, मिलने जुलने का एक अपरिचय का बोध था। इतना जानता था कि भाई एक लेखिका है, एक कवियत्री है, एक प्रोफेसर है, बस इतने परिचय था। अब इसके बोल जाने के बाद में बोल तो गई मेरी पत्नी को, अब मेरी पत्नी भी पीछे पड़ गई। देखिए इतनी बड़ी लेखिका बोल गई है, आप किताब क्यों नहीं निकालते हैं? आप निकालिए, आप निकालिए। और उसके बाद सबसे पहला ये निकला काई के फूल, और इसने मेरे को स्थापित किया, इस पुस्तक ने मेरे को स्थापित किया, इस पुस्तक ने मेरे को भारतीय स्तर पर सम्मान दिलाया। इस पुस्तक उस पर एमफिल किए है ना, इसके ऊपर में एमफिल हुई है, आपको डॉक्टरेट मिला, हरियाणा से एमफिल हुई है। इस पुस्तक के ऊपर मेरे को माने ये डॉक्टरेट की वो मिली, समकक्ष उपाधि मिली, सोचिए, भागलपुर से। तो मैं तो आभारी हूँ डॉक्टर मंजू शर्मा आपका, अगर ईमानदार से आप पूछेंगी तो, नहीं, कि आपका मेरे जीवन में
आना आकस्मिक, मेरी पत्नी को प्रेरणा देना और मेरी पत्नी का पीछे पड़ जाना, दबाव पड़ना और इस पुस्तक का प्रकाशन होना। अब देख लीजिए, नहीं, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कह रहे हैं, वो आपकी प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा से इंसान ऊपर उठता है, वो आपकी प्रतिभा थी और इसलिए आप इतने ऊंचाई पर गए और बहुत ऊंचाई पर भी आप जाएंगे। बहुत दुआएं हैं हमारी। और खैर मैं अतीत में नहीं जीता हूँ। मैं एक कविता जरूर आपसे, आपके कोई गीत या कविता नहीं, जरूर। गीत तो नहीं, मैं हाँ, इसमें जो आपको पसंद हो और आप जरूर सुनाएं। हमारे दर्शक भी बहुत प्रसन्न होंगे और हम सभी प्रसन्न होंगे। मेरा जीवन उतार चढ़ाव भरा रहा है जी। क्योंकि मैं सत्य कहने वाला कवि रहा हूं। जो भी मेरे जीवन में घटित हुआ, मुझे अगर मेरी जीवनी को किसी को देखना तो मेरी कविताओं का अध्ययन कर ले तो मेरा जीवन प्रकाशित हो जाता है। मैंने कुछ नहीं छुपाया। जो चीज मेरी पत्नी जानती है वही चीज मेरी कविताओं में है। तो मेरा जीवन संघर्ष भरा रहा है। संघर्ष 20 साल की उम्र से शुरू किया था और 76 साल की उम्र में भी संघर्ष कर रहा हूं। बीच में एक ऐसा समय आया था मेरे जीवन का जबकि मैं पूरी तरह टूट चुका था। उस वक्त मैंने कम से कम 25-26 छंद लिखे हैं जी। जो कि मैं पढ़ता नहीं हूं। डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रजापति ने उसे मांगा कि दीजिए, हम उसका प्रकाशन करेंगे। मैंने कहा ये मेरे मरने के बाद भले छप जाएगी, जीवन काल में नहीं छापूंगा। उसका एक छंद मैं पढ़ता हूं जी, प्लीज। मंच पर भी मैं पढ़ा हूं, स्वागत। अपने परिचय के रूप में पढ़ रहा हूं। पहले एक टुकड़ा काई के फूल से। जी। तुम नहीं लौटोगे, लौट भी नहीं सकते। तुम नहीं लौटोगे, लौट भी नहीं सकते। और मैं प्रतिक्षणों पर अंत अपनी यादों की परतें चीर बनाकर उनका कफन ओढ़ा देता हूं तुम्हें, वो मेरे अतीत। वाह, क्या वाह। और उसके बाद संघर्ष वाली जो बात है वो ये है, अब जीवन अभिशाप बन गया। शुरू होता है मेरा खंड काव्य जो कि मैं अब नहीं पढ़ता हूं, लेकिन केवल आपके अनुरोध के ऊपर मैं एक छंद सुना रहा हूं जी। अब जीवन अभिशाप बन गया, गीत नया परिताप बन गया, मधुर कल्पना कीचड़ हो गई और सपना उड़ती भाप बन गया। अब जीवन अभिशाप बन गया। संघर्षों ने त्रास दिया है, मैंने बस निश्वास लिया है। संघर्षों ने त्रास दिया है, मैंने बस निश्वास लिया है। धूमिल परछाई से अस्थिर पथिया पर विश्वास किया है। आज नहीं तो आएगा कल, बसंत मेरे दरवाजे पर। इसी भरोसे सारी उमरिया गरल हलाहल हास पिया है। नीलकंठ तो क्या बनता मैं, नीलकंठ तो क्या बनता मैं, एक जहरीला सांप बन गया। अब जीवन अभिशाप बन गया, गीत नया परिताप बन गया, मधुर कल्पना कीचड़ हो गई, सपना उड़ती भाप बन गया। और गीत तो मेरे पत्नी के लिए है। एक एक सुना दिया जाए। अरे बड़ा अच्छा। गा नहीं पाऊंगा, गा नहीं पाता। बहुत पुराना गीत सुना, प्रारंभिक गीत है जी। मैं पढ़ूंगा, गा के नहीं सुनाऊंगा जी। हमारे बीच में मनमुटाव हो जाता है जी। स्वाभाविक है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल। तो जब मनमुटाव हो जाता है तो हमारी पत्नी गुम होकर बैठ जाती है। तो उस वक्त मैंने गीत मेरा गीत पैदा हुआ, तो वो बैठ के अपना
उसमें गाता था जी तो पुरजोर आवाज में गाता, आवाज थी बढ़िया थी, गाता था। जी तो मैं गाने लगा। उसके अंतरा दे देता हूँ, सर साथ नहीं देगा। मुझ में तुझ में अंतर इतना, अंतर शब्द में ध्यान दीजिएगा आरती जी। मुझ में तुझ में अंतर इतना, मेरा मन रोता तेरे रोते नयन। अंतर अंतर का अंतर है, करना है इसे दोनों को सहन। मेरा मन रोता तेरे रोते नयन। आप और कोई गीत नहीं आता क्या? यही गीत आता है क्या? बात खुल गई, लड़ाई खत्म। क्या मैंने जीवन में केवल सपने टीबों पर रेत के बोए हैं, पर तुमने खुद अपने सपने निज अश्रु कणों से भिगोए हैं। सपनों में अंतर का कारण है अपने अपने मन का चयन। मेरा मन रोता तेरे रोते नयन। मैंने जीवन में, मेरी चाह देखिएगा डॉक्टर मंजू जी, बहुत सुंदर। मैंने जीवन में चाहा इतना, मैंने जीवन में चाहा इतना, बन बसंत बस तुम हंसती रहो। मेरे पतझड़ को भी सरसा दे तुम, बनकर ऐसी पवन बहो। मैं कहता रहा तुम सुनती रही, और व्यर्थ हुए मेरे सारे बयान। मेरा मन रोता तेरे रोते नयन। मुझ में तुझ में अंतर इतना, मेरा मन रोता तेरे रोते नयन। अंतिम है। मेरे जीवन के आदर्शों की बदली है तुमने परिभाषा। मैं कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ डॉक्टर मंजू। मेरे जीवन के आदर्शों की बदली है तुमने परिभाषा। ओ अनजाने मेरे गीतों को, ओ अनजाने मेरे गीतों की हर ली तुमने संचित आशा। तेरी मेरी आशा और निराशा करती है संग संग ही शयन। मेरा मन रोता तेरे रोते नयन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। ये सारे गीत मंच पे 70, 80, 90 के दशक में बहुत चले। वीणा तारका से बैठी है, हरिवंश राय बच्चन जी का आशीर्वाद मिला। वाह बेटे, क्या इतने बड़े बड़े लेखकों का आशीर्वाद आपने पाया, तो ये वास्तव में भाग्य की बात है। और हमारे भाग्य की बात है कि हम आज आपसे, बिल्कुल मैं आपको याद कर रही थी विजया जी, आप कुछ अपने साहित्यकार पतिदेव के बारे में थोड़ा सा, आपका थोड़ा सा अनुभव, जरा सा कुछ
तबीयत ठीक है। वो थोड़ा गर्मी भी बहुत है ना, नहीं सर्द गर्मी नहीं, पिछले 6 महीने से अस्वस्थ चल रही है। थोड़ा सर्द गर्म भी है। क्या करोगे, ब्रोंकाइटिस है, जी जी जी। सांस की अब बीमारी शरीर है, है तो जब छोटा मोटा तो थायराइड है। चलता ही रहता है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? अरे कहिए ना, आप बड़ा सुंदर बोलती हैं, हमने सुना है आपको। प्लीज थोड़ा 2 शब्द आपकी जिंदगी दोनों की कैसी गाड़ी चल रही है उसके बारे में थोड़ा सा अनुभव। नहीं अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत आज का दिन बड़ा ही इतना समझ लो जी कि मेरी रचनाओं की प्रथम पाठिका भी यही है। जी। मैं तो लिख के छोड़ देता हूँ, फिर पढ़ती है। आपकी पहली पाठिका है ये, बिल्कुल। और अगर मैं गाता हूँ, हाँ सोई रहेगी तो खड़ी हो जाएगी, इधर चुपचाप सुनती रहेगी। जी। और जब शिकायतनुमा जब लिखता हूँ ना, ये सब तो लिखाते रहे जिंदगी भर, तो आप यही शिकायत ही करते रहे। अरे मैंने कहा नोक झोंक में जो आनंद है वो कहाँ है? नहीं, उस पर गीत नहीं लगा। अब बोलो मैं कैसा गाऊं, जैसा बोलो वैसा गाऊं। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत आनंदमय हमारा भी दिन बीता, और बहुत आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। भाई मैं तो आपका आभारी हूँ, इतना समय दिया। नहीं मैं तो डॉक्टर मंजू शर्मा आपका आभारी हूँ। वो आपका बड़प्पन है कि आप अगर मेरे जीवन में नहीं आती, प्रवेश नहीं होता आपका, तो मेरी पहली पुस्तक नहीं छपती, और बाद की पुस्तकें भी नहीं आती। वो काई का फूल, वो आपकी अपनी प्रतिभा है, आपका अपना परिश्रम है, आपकी अरे परिश्रम तो मैं कब से लिख रहा हूँ, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा। अरे तो अरे लेकिन डॉक्टर मंजू शर्मा परिश्रम तो मेरा बहुत लंबा है, लेकिन छपास की भूख नहीं थी। वही तो सच्चाई मिली, प्रेरणा उससे सबसे बड़ी बात है, प्रेरणा। वो तो मैं एक बार भूल गई, बाकी तो विजय जी आपके हो तो बहुत करवा लिया। अरे तो मंत्र तो एक ही बार मिलता है ना किसी को। नहीं, ये आपका बड़प्पन है, मुझे आप इतना स्थान दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा। आज का दिन हमारा भी बड़ा सार्थक हो गया, और हमें कितनी सारी जानकारियाँ मिली, और भी आपके गीत और कविताएं सुनने का बहुत मन था। किसी और एक दिन हम अवश्य आएंगे। स्वागत है, जब आप आए जी ठीक, स्वागत है, प्रणाम। खुश रहिए। प्रणाम।